चलिए तो सेशन 2 की बात करते हैं। तो देखो, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि किसी भी प्राइम नंबर का प्राइम नंबर क्या होता है जो जो सिर्फ अपने से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो। तो किसी भी प्राइम नंबर का आप एक्सपोनेंट निकाल सकते हैं। एक्सपोनेंट का मतलब होता है कि वो कितनी बार आया है, किसमें, एन फैक्टोरियल में। तो उसका जो फॉर्मूला है वो है एन अपॉन पी, एन अपॉन पी स्क्वायर, एन अपॉन पी क्यूब। और ये कहानी चलेगी जब तक जीरो ना हो जाए, टिल जीरो, जब तक जीरो ना मिल जाए। और ये फॉर्मूला मैंने तुम्हें डेवलप करना सिखाया, देखो कैसे। जैसे कि मैं तुम्हें एक बात बोलूं कि तुम्हें निकालना है, एक्सपोनेंट ऑफ 2 निकालना है, किसमें, 100 फैक्टोरियल में। अब देखो 100 कितना बड़ा नंबर है। अब तुम्हें ये बताना है कि 100 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आया। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को नहीं लगाना चाहता तो 100 को लिख दो। कैसे लिखोगे, 1 into 2 into 4 into 5 एंड सो अप टू 100। अब तुम मुझे ये बताओ कि 1 से लेके 100 तक कुल कितने इवन नंबर होते हैं, 50। अब 50 इवन नंबर होते हैं तो हर एक इवन नंबर में एक 2 आया होगा। ठीक है जी। 1 से लेके 100 तक 50 इवन नंबर है और हर एक इवन नंबर में 2 आया होगा। तो इसका मतलब अगर हर एक इवन नंबर में 2 आया है तो 2 जो है 50 टाइम आ गया। तो अगर मैं इस मल्टीप्लीकेशन में से कुछ बाहर निकालना चाहूं तो वो 2 की पावर 50 हो सकता है। अब अंदर क्या बचा हुआ है, अंदर बचा हुआ है एक्सपोनेंट ऑफ 2। एक एक बार 2 निकाल दो सब। भाई देखो, 1 तो ऐसे ही रहेगा, ये 2 निकल गया, इसकी जगह 1 आ गया। 3 तो ऐसे ही रहेगा, जो 4 है वो कितना बन चुका होगा, 2 बन चुका होगा। 5 ऐसे ही रहेगा, जो 6 है वो कितना बन चुका होगा, 6 जो है 3 बन चुका होगा। जो 8 है वो कितना बन चुका होगा, 4 बन चुका होगा। ऐसे करते करते लास्ट में जो 100 है वो कितना बन चुका होगा, 50 बन चुका होगा। चलिए जी। तो 2 की पावर 50 मेरा बाहर बैठा हुआ है। अभी मैं और तलाश कर रहा हूँ एक्सपोनेंट ऑफ 2। अब देखो, जो बचे हुए नंबर्स हैं, जो बचे हुए नंबर्स हैं उसमें मैक्सिमम नंबर क्या है, 50। इसका मतलब है कि 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है। तो 1 से लेके 50 तक के नंबर्स हैं, क्योंकि 1 से लेके 50 तक के नंबर ही बचे होंगे। क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है, जब आपने 1 से लेके 100 तक के नंबर्स में ऑड नंबर देखे, जो ऑड नंबर है उसमें तो 2 आता नहीं। तो ऑड नंबर को तो मैं लिखूं या ना लिखूं, वो सब टाइम पास करने वाली ही बात है। लेकिन जो इवन नंबर्स हैं वो क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 100 है। देर विल बी 50 इवन नंबर्स। तो 50 इवन नंबर्स में से हर एक इवन नंबर में से आपने 2 बाहर निकाल लिया, तो 2 की पावर 50 हो गया। अब जो ऑड नंबर बचे थे उनसे तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जो 2, 4, 6, 8 अप टू 100 में से तुमने 2 बाहर निकाला है, तो यहाँ क्या बचा होगा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 150। ये बचे होंगे। इवन नंबर में से 2 बाहर निकालने में ये बचे होंगे। और जो ऑड बचे थे उनसे मेरा कोई मतलब है ही नहीं। तो इसका मतलब 1 से लेके 50 तक के जो नंबर्स हैं, ये जो नंबर्स हैं, इसमें इवन नंबर कितनी बार आ रहा होगा, हाफ टाइम आ रहा होगा, 25 टाइम आ रहा होगा। तो 2 की पावर 25 बाहर आ गया इस बार। यस सर। फिर 2 बाहर निकाल लिया। तो इसका मतलब 1 से लेके 50 तक जब 2 बाहर निकाला, तो अब इसमें जो इवन नंबर थे इसके अंदर, वो थे 2, 4, 6, 50 तक। इसमें 2 बाहर निकला होगा तो ये बचे होंगे 1, 2, 3 और 25 तक। तो 1 से लेके 25 तक बचे होंगे। अब 1 से लेके 25 तक कि अगर मैं नंबर काउंट कर रहा हूं तो इसमें इवन नंबर कितने बार आ रहे हैं, 12 बार आ रहे हैं, 12 बार। क्योंकि ऑड से स्टार्ट कर रहे हो, ऑड पे खत्म कर रहे हो, तो ऑड आ रहे हैं इसमें 13 बार और इवन नंबर आ रहे हैं 12 बार। तो हर एक इवन नंबर में 2 आ रहा होगा। तो ठीक है, अब फिर वही काम करना है, 1, 2 एंड सो ऑन, मल्टीप्लीकेशन में है 25 टाइम। तो ये हो गया 2 की पावर 50 इंटू 2 की पावर 25 इंटू 2 की पावर 12। अब 12 आने के बाद 6 नंबर। अब बस कितने नंबर बचे होंगे भाई, 25 बचे, 25 में से 12 इवन हो गए। 12 इवन में से 2 कॉमन निकालोगे तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे।
अब 6 में से आप टू टू, भाई देखो, 1 से लेके 25 हो गए। अब क्या बचे होंगे 1 से लेके 25 के बाद? इवन निकालोगे तो 1, भाई देखो, तुमने निकाला होगा 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन 24 तक ये नंबर होंगे। इनमें से तुम्हें टू टू बाहर निकाला, क्या बचा? 1, 2, 3, 4 और 12, तो 12 नंबर बचे। अब 12 में 6 इवन है, तो 2 की पावर 6। अब इसमें से क्या क्या बचे होंगे फिर? 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसमें तुमने बाहर निकाला 2, तो क्या बचा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बचे। 6 में 3 होंगे, और 3 में 1 से लेके 3, एक ही वन होगा, दो ऑड होंगे, तो 2 की पावर 1। तो आंसर आ गया 2 की पावर 50, 25, 12, 6 + 3 + 1। तो ये होगा 5 और 2 7, 7, 8, 14, 15, 17, 17, 2 की पावर 97 होना चाहिए। तो इसका मतलब 97 पावर आएगी। तो ये हमने किया है जनरल मेथड से। अब इसी मेथड को अगर हम फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दें, तो फॉर्मूला बेसिकली क्या बता रहा है? फॉर्मूला यही तो बता रहा है कि देखो, ये जो फॉर्मूला लिखा है ऊपर, इसमें क्या हो रहा है कि जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100 और इसको डिवाइड करता हूँ 2 से, इसका मतलब पता है क्या है? 1 से लेके 100 तक कितने 2 हैं? जितने इवन नंबर है आधे, तो 100/2। और इसके बाद जितने भी नंबर डिवाइड करने के बाद बचे होंगे, वो कितने बचे होंगे? 50 बचे होंगे। 50 को फिर 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो 100/2 को, जब तुम 100/2 को 2 से डिवाइड करोगे, तो 100/2 को 2 से डिवाइड करोगे तो वो बन जाएगा 100/2 स्क्वायर। उसके बाद 100/2 स्क्वायर जो नंबर बचे होंगे, उनको फिर 2 से डिवाइड करोगे, तो वो बचेंगे 2 की पावर क्यूब। और ये कहानी ऐसे चलती चली जाएगी। समझ में आया क्या डेवलप होगा? सर आप लास्ट स्टेप रिपीट कर दीजिए, आपकी आवाज कट गई थी। हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब हम, हमारे पास 1, 2, 3, 100 है, हम ये चेक करना चाहते हैं कि इसमें इवन नंबर कितने हैं। तो हम क्या करते हैं कि टोटल में से डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, क्योंकि इवन नंबर 2 से डिविजिबल होता है। तो कट के आ गया 50। तो इसीलिए हमने फॉर्मूले में सबसे पहले लिखा n/p, n/p। अब अब बचे हैं 50 नंबर। अब 50 नंबर में से इवन नंबर कितने हैं? फिर हम 50 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो इसका मतलब n/p²। बात तो एक ही है। अरे n/p कितना हो गया? 50। 50 को फिर p से डिवाइड कर रहे हो, तो उसको n/p² ही तो बोलते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। इसी तरीके से जो नंबर बचे हैं उसको फिर p से डिवाइड करना है, तो p³। और इन सबका क्या लेना है? ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट लेना है। क्यों? क्योंकि एक जगह 25 नंबर भी तो बचे थे। 25 को 2 से डिवाइड करोगे तो 12.5 आएगा, लेकिन उसमें से हमने सिर्फ 12 ही लिया था, तो इसीलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला पार्ट आएगा। अब इस फॉर्मूले से हम किसी भी प्राइम नंबर की एक्सपोनेंट निकाल सकते हैं। जैसे कि 200 फैक्टोरियल में 5 की एक्सपोनेंट क्या होगी। तो ये एक फॉर्मूला डेवलप है। इस तरीके से हम फॉर्मूले को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसके आगे लिखेंगे 5 की पावर 4, तो वो डिनोमीटर में बड़ा हो जाएगा। डिनोमीटर में बड़ा हो जाएगा तो न्यूमेटर 0 पॉइंट समथिंग आके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से 0 बाहर आएगा। तो ये हो गया 5, 4, 20। ये हो गया 25। 25 को कितनी बार? 8 बार जाएगा 25। 125 एक बार जाएगा, तो 49 होगा। तो इस तरीके से, जैसे कि मान लिया 200 फैक्टोरियल को अगर ओपन करें, तो मान लिया 2 का एक्सपोनेंट E1 है, 3 का एक्सपोनेंट E2 है, जितने भी प्राइम फैक्टर हो सकते हैं मैं सब लिख रहा हूँ। 7 का एक्सपोनेंट E4 है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमें निकालना था, सिर्फ E3 की वैल्यू निकालनी थी। 5 का एक्सपोनेंट आ गया, 49 आ गया। तो इस तरीके से हम इस कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करते हैं, और इस कंसेप्ट का नाम है एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर इन एन फैक्टोरियल। चलिए अब हम बात करते हैं कि
लेट सपोज कि कोई कंपोजिट नंबर है, इस बार प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। अब हमें क्या करना है, कंपोजिट नंबर, ये है सी मतलब कंपोजिट नंबर। हमें कंपोजिट नंबर का एक्सपोनेंट निकालना है एन फैक्टोरियल में। अब देखो कंपोजिट नंबर के लिए ये फॉर्मूला नहीं होता, जो फॉर्मूला हमने डेवलप करा है वो फॉर्मूला नहीं होता, वो सिर्फ प्राइम नंबर के लिए होता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि मैं एग्जांपल लेके बात करूं, अगर मान लिया तुम्हें 10 बनाना है, तो 10 बनाने के लिए तुम 2 into 5 करते हो, ठीक है। दो प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने 10 बनाया कंपोजिट नंबर। तो अब इसमें पता है क्या होगा, किसी भी फैक्टोरियल में अगर तुम्हें कोई कंपोजिट नंबर की पावर निकालनी है, तो वो जो भी दो प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करा के मिल रहा है, उसमें जो बड़े वाला नंबर है, बड़े वाला नंबर है, वो कम बार आया होगा हमेशा, लेस टाइम। और जो 2 है वो हमेशा ज्यादा बार आया होगा, मोर टाइम, हमेशा। जैसे कि मैं तुमसे बोलूं कि एक्सपोनेंट ऑफ 10 निकालो, किसमें, 100 फैक्टोरियल में। अब 100 फैक्टोरियल में 10 का एक्सपोनेंट निकालना है, और 10 कैसे बनता है, 2 into 5 से बनता है। अगर मैं 2 into 5 इन दोनों के अलग अलग निकाल लूं, अभी अभी मैंने 100 फैक्टोरियल में 2 निकाला था, तो वो 97 आया था। और अगर मैं एक्सपोनेंट ऑफ 5 निकाल लूं 100 फैक्टोरियल में, फॉर्मूले से, तो वो आएगा 100/5 स्क्वायर, 100/5 क्यूब। देखो 125 आ गया नीचे, जो बड़ा नंबर आ गया जीरो कर देगा, तो ये 20 हो जाएगा, और ये 25 4 हो जाएगा, वो जीरो, 24 हो गया। तुम खुद देखो कि 100 के फैक्टोरियल में 2 तो आ रहा है 97 टाइम, और 5 आ रहा है 24 टाइम। तो 10 बनाने के लिए एक 2 चाहिए और एक 5 चाहिए। तो जो भी कम बार आता है उतने 10 आते हैं। भाई 10 आने के लिए जितने 5 आएंगे उतने 10 आएंगे, लेकिन जितने 2 आएंगे उतने 10 नहीं आने के, क्योंकि 2 तो 97 टाइम आ गए, छोटा नंबर तो ज्यादा आ सकता है। तो बड़ा नंबर जितनी बार आएगा उतनी बार 10 आएगा। तो कंसेप्ट ये डेवलप हुआ कि एक्सपोनेंट ऑफ 10 विल बी इक्वल टू एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 100 फैक्टोरियल। तो कितना आंसर आया, 24। तो आई होप कि हमने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर दोनों पढ़ लिए, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर, एक्सपोनेंट ऑफ कंपोजिट नंबर इन एन फैक्टोरियल। ये दोनों हमें डिस्कस हो गए हैं, दोनों हमने पढ़ लिए हैं। आई होप कि इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। हाँ जी बताइए, कोई डाउट इसमें। नहीं सर। चलिए, अब हम आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। अब परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को पढ़ने के लिए, अभी तो हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट भी नहीं करा ढंग से। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो टॉपिक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, देखो भाई, इसमें अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इसको स्टार्ट करने के लिए, किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए ना एक लॉ होती है, एक रूल होता है, एक प्रिंसिपल होता है कि भाई आपको इसी के अंडर में रह के ये टॉपिक को पढ़ना है। तो इस टॉपिक का जो प्रिंसिपल है, जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो इस टॉपिक में हम करते क्या है, काउंटिंग करते हैं। उस काउंटिंग को करने का जो प्रिंसिपल है उसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है। फंडामेंटल चलो कोई बात नहीं, एक वर्ड है, लेकिन बेसिकली जो है प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, मतलब काउंटिंग करने का तरीका, काउंटिंग करने का तरीका, काउंटिंग करने का तरीका। अब इस प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में ना दो दो रूल आते हैं। पहला हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन।
मल्टीप्लीकेशन रूल। मल्टीप्लीकेशन रूल। अब देखो मल्टीप्लीकेशन रूल क्या कहता है, समझने की कोशिश करना कि क्या कहता है। भैया मल्टीप्लीकेशन रूल ये कहता है कि अगर आप, लेट सपोज, भाई आप ऑफिस जा रहे हैं या आप स्कूल जा रहे हैं, सपोज, चलो आप स्कूल जा रहे हैं, एज ए स्टूडेंट है आप स्कूल जा रहे हैं। अब आपके पास देखो क्या क्या चीजें अवेलेबल है। आपके पास पहली चीज अवेलेबल है कि पेन की बात करते हैं। पेन। तो आपके पास कितने पेन अवेलेबल हैं? आपके पास 5 पेन अवेलेबल है। आपके पास कितने पेंसिल बॉक्स हैं? आपके पास 4 पेंसिल बॉक्स हैं। आपके पास कितने कितने जोड़ी शूज हैं? कितने पेयर ऑफ शूज हैं आपके पास? 5 पेयर ऑफ शूज हैं। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि आप एक ही पेन लेके जाओगे, ओनली 1 पेन। आप एक ही पेंसिल बॉक्स लेके जाओगे। आप 1 पेयर ऑफ शूज पहन के जाओगे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप कितने तरीके से स्कूल जा सकते हो? कितने तरीके से स्कूल जा सकते हो? कितने कितने तरीके से स्कूल जा सकते हो? कितने तरीके से स्कूल जा सकते हो? कितने तरीके से स्कूल जा सकते हो? अब बेसिकली स्कूल जाने के लिए हमें करना क्या होगा? हमें कोई एक कॉम्बिनेशन पिक करना पड़ेगा, कोई एक कॉम्बिनेशन। अब पेन हमारे पास 5 हैं, भाई 5 पेन है हमारे पास। पेंसिल बॉक्स, 4 पेंसिल बॉक्स हो गए हमारे पास। शूज के पेयर्स हमारे पास 5 हो गए। अब इनमें से हमें कोई भी एक, मतलब कोई भी एक एक कॉम्बिनेशन लेना है, और वो एक एक कॉम्बिनेशन कोई भी हो सकता है। तो इसमें नंबर ऑफ रूल्स की मैं बात कर रहा हूं। देखो, जैसे अगर आपने ये पहले वाला पेन चूज करा, लेट सपोज कि आपने पहले वाला पेन चूज करा, इस पहले वाले पेन के रेस्पेक्ट में, इस पहले वाले पेन के रेस्पेक्ट में आपके पास 4 ऑप्शन है पेंसिल बॉक्स को चूज करने की। मतलब इस P1 के साथ आप PB1 भी कर सकते हो, PB2 भी, PB3 भी, और PB4 भी। तो अगर आपने पेन 1 चूज करा है, तो इसके रेस्पेक्ट में आपके पास 4 ऑप्शंस हैं पेंसिल बॉक्स के लिए। और अगर आपने B1 बॉक्स चूज करा है, तो उसके रेस्पेक्ट में आपके पास 5 ऑप्शन है शूज के लिए। तो हर एक इंडिविजुअल के रेस्पेक्ट में आपके पास जितने बचे हुए सामान है, उतने ही ऑप्शंस होते हैं आपके पास। तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब हुआ कि अगर आपके पास 5 ऑप्शंस हैं, अगर आपके पास 5 ऑप्शंस हैं, तो 5 × 4 × 5, 100। आप 100 तरीके से 100 कॉम्बिनेशंस बना के आप स्कूल जा सकते हो। मतलब 100 तरीके से तैयार होके आप स्कूल जा सकते हो। इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। कि तो इसका स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट ये होता है कि जैसे मान लिया कि वी हैव m वर्क, वी हैव m वी हैव वी हैव m वर्क्स, वी हैव m वर्क्स which we can do, which we can do by uh, x1, x2, x3 and so on, xm
ways respectively मतलब हमारे वी हैव m वर्क्स which we can do by x1 x2 xm ways respectively। हमारे पास मान लिया जो पहला वर्क है उसको मैं x1 तरीके से परफॉर्म कर सकता हूं। जो हमारे पास दूसरा वर्क है उसको मैं x2 तरीके से परफॉर्म कर सकता हूं। जो मेरे पास mth वर्क है उसको मैं xm तरीके से परफॉर्म कर सकता हूं। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ पॉसिबल वेज नंबर ऑफ possible ways when we can when we can perform all works simultaneously by x1 into x2 into x3 into and so on xm different ways। तो इसको बोलते हैं हम मल्टीप्लीकेशन थ्योरम कि अगर हमारे पास m काम है करने के लिए और हर एक काम को हम अलग अलग x1 x2 x3 xm तरीके से कर सकते हैं, तो सारे काम को एक साथ परफॉर्म कराने के कितने तरीके होते हैं? उन सारे काम को करने के जितने भी अलग अलग तरीके हैं उन सबका मल्टीप्लीकेशन विल गिव यू द आंसर। तो दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। तो इसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। अब इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल दे देता हूं एक मल्टीप्लीकेशन थ्योरम के ऊपर। जैसे कि हमारे पास ए बी और सी ये तीन जगह है, ये प्लेसेस हैं, ठीक है ना, ये तीन प्लेसेस है, ये सब प्लेसेस है, ये तीन प्लेसेस है ए बी सी। अब ए से बी तक जाने के लेट सपोज तीन रास्ते, बी से सी तक जाने के चार रास्ते हैं। तो हमसे ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ वेज a person a person can visit A to C, a person can visit A to C by B। भाई नंबर ऑफ वेज अ पर्सन कैन विजिट ए टू सी बाय बी, मतलब ए से सी तक एक पर्सन को जाना है तो वो कितने तरीके जा सकता है? अगर बी से होके जाए, मतलब बी के थ्रू जाए, तो उसका मतलब उसके पास कितने काम हो गए? उसके पास पहला काम है उसके पास ए से बी जाना, मल्टीप्लीकेशन। दूसरा काम है उसके पास बी से सी जाना। तब ए से बी की तरफ जाने के तीन रास्ते हैं, बी से सी की तरफ जाने के चार रास्ते हैं। तो 3 into 4 12, तो 12 विल बी द आंसर कि ए से सी वो पर्सन चार तरीके से जा सकता है। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं एक और क्वेश्चन ऐड कर दूं कि ए बी सी चार चार रास्ते हो गए। अब मैं कह रहा हूं कि पर्सन पर्सन want to go A to C by B and return C to A by B in different route in different route in different routes। तो अब ये बताइए कि नंबर ऑफ वेज कितने पॉसिबल? नंबर ऑफ वेज, क्वेश्चन क्या है कि पर्सन वांट टू गो to A to C by B and return C to A by B in different route। मतलब A से C तक वो जाना चाहता है। पहले तो पहला काम, यहां पे हमारा पहला काम क्या है?
हमारा पहला काम है ए से बी की तरफ जाना। सारे काम करने हैं तो मल्टीप्लीकेशन लगेगी। दूसरा काम क्या है, बी से सी की तरफ जाना। तीसरा काम क्या है हमारा, वापस सी से बी की तरफ आना। और चौथा काम क्या है हमारा, कि बी से ए की तरफ आना। लेकिन रूट डिफरेंट होना चाहिए। अब जैसे आप ए से बी की तरफ जा रहे हो तो आपके पास तीन ऑप्शन है, बी से सी की तरफ जा रहे हो चार ऑप्शन है। लेकिन जब सी से बी की तरफ आ रहे हो तो कोई एक रूट तो आपने चूज करा होगा ना। जब आप बी से सी की तरफ आए होगे तो आपने किसी एक रूट को चूज करा होगा। तो जब आप सी से बी की तरफ जाओगे तो उस रूट से नहीं जाओगे। तो आपके पास तीन ही ऑप्शन बचे हुए हैं सिर्फ। अब बी से ए की तरफ जाने के लिए, अब सपोज आपने ये वाला रूट चूज किया था ए से बी तरफ आने में, तो बी से ए आने पे आप इसको चूज नहीं करोगे, दो ऑप्शन बचे हुए हैं आपके पास सिर्फ। तो 4 3 12, 3 36 और 72। ये बताओ, क्लियर हुआ क्वेश्चन का सोल्यूशन? यस सर। चलिए इतना रखते हैं आज का सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।